दोस्तों आज की ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक अनजान शहर में रात को अपने घर के लिए कैब से निकलती है, लेकिन वो लड़की कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाती है। और इसके कुछ दिनों के बाद उस लड़की की लाश पुलिस को बिना कपड़ों के मिलती है। और जब पुलिस ने इस केस की छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि इस लड़की के कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध है और इसकी हत्या से पहले इसका कई बार किया गया है। तो दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी समझने के लिए जाना होगा साल 2019 में। दोस्तों 31 जुलाई 2019 की सुबह करीब 5 बजे एक व्यक्ति को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक सुनसान सड़क पर एक नौजवान लड़की की लाश मिलती है। इसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि उस समय घटना स्थल से पुलिस को और कोई भी सबूत नहीं मिला और जब पुलिस के सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की का पहले शारीरिक बलात्कार किया गया है, फिर इसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है और इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए इस लड़की के चेहरे पर जगह जगह चाकू घुसाए गए हैं और एक बड़े पत्थर से इसका चेहरा भी कुचला गया है और इसी वजह से पुलिस के द्वारा इस लड़की की पहचान नहीं की जा सकती थी और न ही आसपास के पुलिस थाने में ऐसी किसी लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। हालांकि उस लड़की ने एक महंगे ब्रांड की घड़ी पहन रखी थी और ये घड़ी टाइटन ब्रांड की थी जिसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस के द्वारा उन लोगों की तलाश की जाती है जिन्होंने हाल ही में इस ब्रांड की घड़ी खरीदी थी और छानबीन के दौरान पुलिस के सामने 1400 लोगों की लिस्ट आती है जिन्होंने हाल ही में टाइटन ब्रांड की घड़ी खरीदी थी और पुलिस के द्वारा इन 1400 लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस को उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है और ऐसे ही करीब 7 दिनों का समय गुजर जाता है और इस केस की छानबीन के 7वें दिन पुलिस के सामने अचानक एक अली नाम का व्यक्ति आता है और वो पुलिस को बोलता है कि मैंने ये वॉच दिल्ली में खरीदी थी और फिर मैंने इस वॉच को अपनी गर्लफ्रेंड पूजा डे को गिफ्ट में दी थी। और दोस्तों जब पुलिस के द्वारा उस लाश की फोटो उस व्यक्ति को दिखाई जाती है तब उसने उसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताया और उसका नाम उसने पूजा डे बताया। हालांकि दोस्तों अभी पुलिस को केवल इस लड़की का नाम ही पता चला था, लेकिन इस लड़की के बारे में और कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई और जब पुलिस इस पूरे केस की छानबीन कर ही रही थी कि तभी पुलिस को अचानक एक दिन पता चलता है कि कोलकाता के एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का नाम भी पूजा डे ही बताया है। और जब पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया गया और उसको उस लाश की फोटो भेजी गई तब उस व्यक्ति ने पुष्टि की कि यही पूजा डे है जो कि मेरी पत्नी है। हालांकि अब पुलिस के सामने उस लाश की पहचान तो की जा चुकी थी, लेकिन अभी पुलिस के सामने काफी सारे सवाल थे कि आखिरकार पूजा की हत्या किसने की और अगर पूजा डे पहले से शादीशुदा थी तो फिर उसका बॉयफ्रेंड कहां से आया। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा फिर से पूजा डे के बॉयफ्रेंड से पूछताछ की जाती है और पुलिस की पूछताछ के दौरान अली बताता है कि पूजा एक अमीर लड़की थी जो कि काफी ज्यादा खुले विचारों की थी। पूजा और उसके पति के बीच रोज रोज बच्चे को लेकर झगड़े होते थे क्योंकि पूजा अभी माँ बनना नहीं चाहती थी, इसीलिए पूजा हमेशा काफी ज्यादा परेशान रहती थी। लेकिन एक दिन पूजा की मुलाकात मुझसे होती है और वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हालांकि अली ने यह भी कंफर्म किया कि मुझे पहले से पता था कि पूजा शादीशुदा है। और दोस्तों जब पुलिस ने पूजा के बॉयफ्रेंड से ये सारी बातें सुनी तब पुलिस का शक सीधा पूजा के पति सुदीप पर जाता है क्योंकि पुलिस को लगता है कि शायद सुदीप को पूजा और अली के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होगा और इसीलिए उसने गुस्से में आकर पूजा की हत्या कर दी होगी। और पुलिस के द्वारा तुरंत सुदीप को हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस की पूछताछ में सुदीप बताता है कि उसकी शादी पूजा के साथ करीब 7 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था और पूजा मॉडलिंग किया करती थी और इसके साथ ही वो एक इवेंट मैनेजर भी थी और वो अक्सर दिल्ली से बेंगलुरु आती जाती रहती थी। और इसी वजह से 30 जुलाई 2019 को पूजा दिल्ली से बेंगलुरु गई थी किसी काम की वजह से, लेकिन बेंगलुरु जाने के बाद से पूजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जब पुलिस ने पूजा के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस को पता चलता है कि पूजा बेंगलुरु के सिंह सांद्रा की सहारा पिविलियन होटल में रुकी थी। और जब पुलिस ने उस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पुलिस को पता चलता है कि घटना वाली रात को पूजा एक कैब से कहीं बाहर गई थी, लेकिन उस दिन पूजा ने कैब ऑनलाइन बुक नहीं की थी, उसने फोन कर कैब वाले को बुलाया था। इसके बाद पुलिस के द्वारा अड़ोस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है और दोस्तों 23 अगस्त 2019 को उस कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसका नाम नागेश था। और जब पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार किया तो वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसने अपना सारा
सारा अपराध कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने ही उस लड़की की हत्या की है। और वो पुलिस को बताता है कि 30 जुलाई 2019 को पूजा एयरपोर्ट से होटल उसी की कैब में आई थी और उसी समय मैंने पूजा से जान पहचान भी कर ली, क्योंकि पूजा के पहनावे को देखकर मुझे लग रहा था कि पूजा एक अमीर घर की लड़की है और उस समय मुझे अपनी गाड़ी की किस्त जमा करवानी थी, इसीलिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए मैंने पूजा को लूटने का प्लान बनाया और 31 जुलाई 2019 की रात को जब पूजा ने मुझे फोन कर बुलाया तो मैं तुरंत वहां पर आ गया और उस समय मैंने पूजा को ऑनलाइन कैब बुक करने के लिए भी मना कर दिया ताकि मुझ पर कोई शक ना कर सके। और उस समय सुबह के करीब 3 से 4 बज रहे थे, इसीलिए पूजा को काफी ज्यादा नींद आ रही थी और वो मुझ पर विश्वास कर कैब की पिछली सीट पर आराम से सो जाती है। लेकिन तभी मैं मेरे प्लान को अंजाम देता हूँ और मैं पूजा को एक सुनसान रास्ते पर लेकर चला जाता हूँ और वहाँ पर सुबह के करीब 5 बजे मैं पूजा का ATM, उसका डिजिटल वॉलेट और उसके पर्स के साथ उसका फोन भी चुरा लेता हूँ। फिर मैंने सड़क पर पड़ी एक ईंट से पूजा के सर पर कर दिया, जिससे कि पूजा बेहोश हो गई। लेकिन मैं पूजा की खूबसूरती से अपने मन को नहीं रोक पाया। फिर मैंने पूजा का कार किया और फिर मैंने एक धारदार चाकू को पूजा के चेहरे पर जगह जगह दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर मैंने एक ईंट से उसके सर पर जोर जोर से किया, जिससे कि पूजा की मौके पर ही हो गई। फिर मैंने लाश को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि दोस्तों इसके बाद नागेश करीबन 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन 2 साल के बाद जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। खैर, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।